आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये बृहद मंच झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जेपीएससी एग्जाम तथा आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी एग्जाम, साथ ही जेएसएससी सीजीएल या झारखंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए समर्पित एक व्यापक बृहद मंच है। इसके माध्यम से आप सभी झारखंड राज्य का संपूर्ण अध्ययन, साथ ही समान अध्ययन के सभी विषयों का विषयवार अध्ययन और साथ ही आप सभी करंट अफेयर्स की व्यापक बृहद विस्तृत विषय वस्तु आप सभी को प्रतिदिन यहाँ पर रेगुलर आपकी क्लासेस हो रही हैं। आप सभी क्लासेस को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में हर विषय की आपकी एक जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप झारखंड राज्य विशेष यहाँ से कर सकते हैं, समान अध्ययन और करंट अफेयर्स, साथ ही अन्य विभिन्न विषय आपको एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रॉपर मिलती हैं। साथ ही आप सभी के लिए एक निशुल्क करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रति माह आप सभी उस पत्रिका को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप पत्रिका आपको आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिलेगी। ये एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, आपको ऑफिशियल ऐप हमारा खुल करके आ जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको चक्रव्यूह करंट अफेयर्स प्रति माह मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही आप सभी निःशुल्क टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज आप सभी के एग्जाम को लेकर के हैं और साथ ही आप सभी व्यापक तैयारी हमारे साथ एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। पूरे पाठ्यक्रम को आसान भाषा में आप सभी को नाम मात्र के शुल्क में आपको कंप्लीट कराया जाता है। तो आप सभी इस YouTube चैनल के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से व्यापक तैयारी अपनी प्रारंभ करिए। यदि आप पहली बार जो है आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के YouTube चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए वो आपको मिस ना हो, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आए। सभी क्लासेस आप सभी को इस चैनल पर निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं। एप्लीकेशन में आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम नाम मात्र के शुल्क में मिलेगा। साथ ही इस चैनल को सभी छात्रों तक, झारखंड राज्य के सभी छात्रों तक पहुंचाइए ताकि सभी क्लासेस सभी को मिल सकें और व्यापक स्तर पर तैयारी सभी छात्र कर सकें। तो यहाँ पर आपको रेगुलर निरंतर हमारे द्वारा क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। इस चैनल को सभी तक पहुंचाने का कार्य आप सभी का है, तो एक बार इसको जरूर साझा करिए, जरूर शेयर करिए। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 अभी हाल ही में प्रकाशित की गई है। 9 जून 2022 को एक संस्था है जिसका नाम है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं अंकटाड। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। ये हर साल एक जो है रिपोर्ट जारी करती है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 अभी आपकी जारी की गई है और ये रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट के द्वारा विश्व में आर्थिक क्रियाकलापों को लेकर के जो है जानकारी प्राप्त होती है कि कहाँ पे कौन से देश में निवेश बहुत ज़्यादा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा रहा है। आप लोगों को इकोनॉमी की क्लास में मैंने आपको बताया था कि निवेश जो है बाहर से कई रूपों पे आ सकता है। एक तो आपका एफडीआई है और दूसरा एफआईआई है। इसके अलावा ऋण के तौर पे भी हम निवेश प्राप्त कर सकते हैं या अनुदान के तौर पे, ग्रांट के तौर पे भी निवेश प्राप्त कर सकते हैं। निवेश के कई प्रकार होते हैं। तो एक प्रकार है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसे एफडीआई कहा जाता है। मैंने क्लास में बताया था कि एफडीआई क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ बताओ, वेरी गुड, बोलो। ठीक है, बैठ जाओ। किसी भी एक देश की कंपनी, मान लीजिए हमारे देश में कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में किसी दूसरे देश के द्वारा जब निवेश किया जाता है, लेकिन निवेश की मात्रा होनी चाहिए कितनी, कम से कम 10%। जब किसी एक देश के कंपनी के द्वारा किसी दूसरी देश की कंपनी पर 10% से ज़्यादा उस हिस्सेदारी पर निवेश किया जाता है तो इसको एफडीआई कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर। यदि नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं हम, आपका एफआईआई बोलते हैं। ठीक है, और एफडीआई आपका दो प्रकार का होता है। एक तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में एक देश के द्वारा दूसरे देश में
क्या की जाती है, नई कंपनी का निर्माण किया जाता है। एक होता है पोर्टफोलियो निवेश, तो उसके तहत विदेशी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस है, तो रिलायंस के द्वारा यदि फेसबुक के 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए जाएँ तो एक तरीके से एफडीआई हो जाएगा ये, ठीक है। उससे कम है तो फिर आपका एफआईआई के अंतर्गत होगा। तो ये मैंने कुछ आपको पैरामीटर्स बताए थे कि एफडीआई क्या होता है, और एफडीआई को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें क्लास में हमने डिस्कस की थी। अभी ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि विश्व में किस देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और किस देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो आप ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कई बार जो है आपको जो आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके पास इकोनॉमी से जुड़े ऐसे डेटा होना चाहिए। ये 32वीं रिपोर्ट थी, ठीक है। और 32वीं रिपोर्ट में आपको क्या लगता है किस देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई पहुंचा होगा? 2022 में ये रिपोर्ट आई है, तो 2021 का डेटा होगा ये आपका। तो 2021 में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पहुंचा होगा? हाँ, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाला देश है? अमेरिका, यूएसए। लिख लो इसको लेकर के, 2-4 लाइनें लिख लो। लिखिए 9 जून 2022 को, 9 जून 2022 को अंकटाड द्वारा, 9 जून 2022 को अंकटाड द्वारा, अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जारी की गई। ठीक है। वर्ष 2021 में शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले देश निम्नलिखित हैं। शीर्ष एफडीआई वाले नंबर 1 में है अमेरिका। अमेरिका में लगभग टोटल 367, नंबर 1 है यूएसए। यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिस्ट एक बार बना लो आप लोग। नंबर 1 में यूएसए है, 367 बिलियन यूएस डॉलर, 367 बिलियन यूएस डॉलर जो है, ठीक है, अमेरिका में एफडीआई का इनफ्लो हुआ। दूसरे नंबर पे है चीन, 181, चीन का है 181 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। चीन के अंदर ही एक उसी का स्वायत्त क्षेत्र है जिसको हम हांगकांग कहते हैं। हांगकांग के बारे में मैंने आपको बताया था, 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम का हिस्सा है। तो 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम क्या है? चीन एक देश है जिसने अपने ही देश के अंदर उसने कई सारे स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखे हैं, उसमें से हांगकांग एक है। जैसे तिब्बत, हांगकांग, मकाओ, कई सारे क्षेत्र हैं। तो इसके बाद आता है हांगकांग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आपका हांगकांग देखा जाए तो ये भी नंबर 2 ही है। हांगकांग ये भी चीन के अंदर है, बट अलग से इसको देखते हैं, स्वायत्त क्षेत्र है। हांगकांग में भी निवेश बहुत बड़ी संख्या में पहुंचा, 141 बिलियन डॉलर था, 141 बिलियन यूएस डॉलर। भारत का कौन सा स्थान रहा होगा? भारत का कौन सा स्थान? 7वें स्थान पे भारत था, ठीक है। इसके बाद लिस्ट आगे की लिख लो। नंबर 3 पे है आपका सिंगापुर, देखा जाए तो ऐसे नंबर 4 हो गया, बट ऐसे नंबर, ये मतलब इन दोनों को आप एक साथ कंबाइंड करके भी देखेंगे, बट ये अलग अलग भी हैं। तो 1, 2, 3, चौथे नंबर पे आपका है सिंगापुर, 5वें नंबर पे है आपका कनाडा, 6ठे नंबर पे है आपका ब्राज़ील, ठीक है। ये डेटा पूछा जाता है प्रीलिम्स में भी, ये फैक्ट पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 2022 के डेटा। और भारत का लिख लीजिए, 7वें नंबर पे है भारत। भारत में 45 बिलियन डॉलर, कम हुआ है, पिछली बार 2020 में ज़्यादा था, 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और हम 8वें स्थान पे थे। इस बार हम, ये डेटा कम हुआ है, 45 बिलियन डॉलर ही रहा, लेकिन हम जो है 7वें स्थान पे हैं। तो रैंक में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट फंड में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। पिछली बार मतलब बहुत ज़्यादा था। यूएसए नंबर 1 था, 403 बिलियन डॉलर, कोविड का प्रभाव देख सकते हैं,
कोविड के बाद निवेशकों के द्वारा निवेशक बहुत ज़्यादा आए नहीं। तो भारत में एफडीआई के मामले में भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है। हाँ 45 बिलियन अमेरिकी यूएस डॉलर। तो एक डेटा आपका ये आया हुआ है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ये एक संस्था है, क्या नाम है? WHO, ठीक है। WHO के द्वारा अभी एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है ग्लोबल हेल्थ लीड अवार्ड 2022। लिख लो, ये अवार्ड है आपका। हाँ, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स 2022। ये अवार्ड दिया गया है विश्व में। अभी आपको पता है कोविड-19 के कारण से विश्व में बहुत सारे देशों में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तो 22 से 28 मई को विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक हुई, 75वीं बैठक हुई। ये स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी और इसमें जो है स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भारत की आशा कार्यकर्ताएं जो थीं, आशा कार्यकर्ता आप समझते हैं, है ना, आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 दिया गया है। ठीक है, तो ये बात लिख लो, लिखो एक लाइन पे लिख लो। 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के एक अभिसमय द्वारा, विश्व स्वास्थ्य सभा के एक अभिसमय द्वारा भारत की आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022, ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया या से पुरस्कृत किया गया। लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यह पुरस्कार मुख्य तौर पे क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दे, है ना, नेतृत्व, स्वास्थ्य नेतृत्व और वैश्विक स्वास्थ्य में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। और अभी जो हाल फिलहाल में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन में जो एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है, कितने वैक्सीनेशन हो गया, कितने देश के कितने नागरिकों का, कितना डेटा पहुंच गया, कितना 200 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लग चुकी हैं। 200 करोड़ कितना होता है? डबल डोज जिनको लग गई या, ठीक है, 100% वैक्सीनेशन अभी नहीं पहुंचा है। 200 करोड़ कैसे? एक को 2 लगी तो 2 गिनेंगे, एक को 2 लगी तो 2 गिनेंगे, डोज में तो 2 ही होंगी ना। एक हाँ, बूस्टर डोज भी लग रही है। ठीक, तो केवल आशाओं को नहीं प्राप्त हुआ, अन्य भी प्राप्त हुए, विश्व के अन्य देशों के लोगों को भी प्राप्त हुआ है। तो एक लाइन और जोड़ लो, लिखो आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ 5 अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आशा कार्यकर्ताओं के साथ 5 अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्रम से नाम लिख लीजिए। पहला है फरवरी 2022 में क्या हुआ था? अफगानिस्तान में, आपको पता था अफगानिस्तान में पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ, तालिबान आ गया। तो पोलियो के कार्यकर्ता थे और 8 कार्यकर्ताओं को गोली मार के हत्या कर दी गई थी तालिबान के द्वारा। ठीक है, तो इनको भी पुरस्कृत किया गया। तो पहले नंबर पे 5 लोग हैं, इनको भी लिख लो। नंबर 1, फरवरी 2022 में अफगानिस्तान में, फरवरी 2022 में अफगानिस्तान में गोली मारकर हत्या किए जाने वाले, फरवरी 2022 में अफगानिस्तान में गोली मारकर हत्या किए जाने वाले 8 स्वयंसेवी पोलियो कार्यकर्ताओं को
इससे कौन सी दिक्कत हो गई सर? कोई बात नहीं, शासन दूसरा है। दूसरा नंबर, आप जो है इनकी दिक्कत के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, अफगानिस्तान है वो, वहाँ पे बहुतों से दिक्कत है। दूसरा पॉइंट, अफगानिस्तान पढ़ाया ना मैंने आपको, तालिबान का शासन कैसे चलता है। दूसरा, समाज के वंचित लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने वाले डॉक्टर पॉल फार्मर को डॉक्टर पॉल फार्मर। भारत की सभी आशा कर्ताओं के लिए दिया गया है, तो एक तरीके से भारत सरकार ही इसको रिसीव करती है। रिसीव करने वाले भारत सरकार ही है। ठीक है, नेक्स्ट, कुष्ठ रोग और इससे जुड़े सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध, कुष्ठ रोग और इससे जुड़े सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई के लिए योहेई सासाकावा को, जापान से योहेई सासाकावा, योहेई सासाकावा। नेक्स्ट, युवाओं में जोखिम भरे व्यवहार के विकल्प के रूप में, युवाओं में जोखिम भरे व्यवहार के विकल्प के रूप में खेल तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए, खेल तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए वॉलीबॉल खिलाड़ी लुडमिला सोफिया ओलिवेरा बरेला, पूरा नाम है ये लुडमिया सोफिया, बस इतना ही लिख लो, लुडमिला सोफिया को। नेक्स्ट, एड्स विरोधी कार्यक्रम के लिए डॉक्टर अहमद हंकिर को, एड्स विरोधी कार्यक्रम के लिए डॉक्टर अहमद हंकिर को। तो ये टोटल जो है ये अवार्ड दिया गया है WHO के द्वारा। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे डॉक्टर अहमद हंकिर, हाँ, अरे दुखी आत्माओं, ये देखो ऐसे लिखते हैं हंकिर। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये एक संस्था है। ठीक है, इस संस्था के द्वारा अभी हाल ही में भारत का एक NGO है, ठीक है, उस NGO को क्या किया गया, सदस्यता प्रदान की गई है साउथ एशिया नेटवर्क को लेकर। NGO का नाम है कट्स इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण न्यूज़ लगी मुझे, तो लिख लीजिए इसके बारे में। एक संस्था है आपकी एशिया और प्रशांत, हेडिंग लिख लो इसको एक लाइन करके, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग
इसको लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो UNESCAP, UNESCAP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने गैर सरकारी संगठन कट्स इंटरनेशनल को स्वास्थ्य विकास लक्ष्यों पर दक्षिण एशिया नेटवर्क की सदस्यता प्रदान की। इसे सामाजिक संगठन के नाते इसमें रखा गया है, इसे सामाजिक संगठन के नाते इसमें रखा गया है। ठीक है, अब देखिए जो संस्था है आपकी UNESCAP, ये एक तरीके से यूनाइटेड नेशन की एक प्रमुख संस्था है जिसकी स्थापना 1947 में की गई। ठीक है, इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है और इसका उद्देश्य है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को लेकर सामाजिक विकास के लक्ष्य को हासिल करना और उससे जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी देश हैं, उनको लेकर के एक बड़ा मंच के तौर पे काम करता है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के बहुत सारे मुद्दे जो सामाजिक क्षेत्र पे उनका उन्नयन करेंगे, उन सभी के उन्नयन को लेकर ये संस्था काम करती है। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है इस पूरे क्षेत्र के लिए। तो देखो होता क्या, यूपीएससी में क्या होता है, आपसे एक पर्टिकुलर संस्था के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। तो इस संस्था के बारे में एक दो बातें लिख लो UNESCAP या स्कैप बोलते हैं, UN स्कैप बोलते हैं इसको, UNESCAP एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास संस्था है। इसके 62 सदस्य, इसमें कुल 62 सदस्य हैं, इसमें कुल 62 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1947 में हुई तथा मुख्यालय बैंकॉक में है, तथा इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। इसकी स्थापना 1947। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, सतत आर्थिक एवं सामाजिक विकास हासिल करने के लिए, समावेशी और सतत आर्थिक एवं सामाजिक विकास हासिल करने में प्रयत्नशील, अधिक परस्पर जुड़े क्षेत्र की रचना के लिए, सामाजिक विकास हासिल करने में प्रयत्नशील, अधिक परस्पर जुड़े क्षेत्र की रचना के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सहयोग को बढ़ावा देना है।
ठीक है, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण विषय था, ध्यान रखिएगा इसको लेकर के। मान लीजिए कुछ ना कुछ विषय बन जाता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ही एक दक्षिण एशिया नेटवर्क भी बनाया गया है। दक्षिण एशिया नेटवर्क में आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो मतलब हमारे सार्क कंट्री हैं, इनका ही एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जो इस संस्था के साथ मिलकर काम करता है। और इस संस्था के अंतर्गत ही जो है लगातार जो है प्रयास किया जाता है कि इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, ट्विटर, क्या जानकारी है इसके बारे में? ट्विटर का अधिग्रहण हुआ है, किसने किया है? अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के द्वारा 25 अप्रैल 2022 को सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, और ये जो एक प्रपोजल था, एक प्रस्ताव था, एलन मस्क ने खुद रखा था और ट्विटर कंपनी के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो एक तरीके से एलन मस्क जो है एक तरीके से ट्विटर को एक निजी संगठन के तौर पे इसको ला पाए हैं। तो एक बार लिख लो इसके बारे में। कब हुई थी स्थापना ट्विटर की? सबसे खतरनाक यदि मुझे कोई मंच लगता है तो यही है, ये चिड़िया ही है सबसे खतरनाक। शायद आपको पता ना हो इसकी पावर, क्योंकि अभी ट्विटर से आप लोग अननोन हैं। जब आप ट्विटर को कभी देखेंगे, वहाँ पे जब ट्रोलिंग चलती है, कुछ भी होता है, ये समझ लीजिए भारत में कोई भी घटना होती है उसके पीछे ट्विटर एक बहुत बड़ा कारक है। और आप अपनी आवाज़ कहीं तक भी पहुँचा सकते हैं इस मंच के माध्यम से। तो एक ये पावर भी है और एक डरावनी चीज़ भी है। यहाँ पे सब है, विश्व, भारत और भारत के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार के सारे डिपार्टमेंट सब है ट्विटर पे, प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर सब। यदि आपको अपनी बात पहुंचानी है तो इस मंच के माध्यम से अपनी बात आप पहुंचा सकते हो। गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी संस्थान हैं, अब तो जब से सोशल मीडिया का युग आया तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा महत्व बन गया। तो जो आप ट्रोलिंग देखते हो ना, ट्रोल होते रहते हैं लोग, ये ट्विटर ही है सबसे खतरनाक चीज़। ठीक है, तो अभी इसका अधिग्रहण हुआ है। एक लाइन पे ये लिखवा लो, मान लो कभी क्वेश्चन पूछ ले तो ये भी लिख लो। 25 अप्रैल 2022 को ट्विटर ने घोषणा की, 25 अप्रैल 2022 को ट्विटर ने घोषणा की कि अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने, एलन मस्क के बारे में सब जानते होंगे, टेस्ला के मालिक हैं, स्पेसएक्स के मालिक हैं, है ना, विश्व के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, बहुत रिस्क लेने वाले। हाँ ठीक है, अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया। उद्योगपति वही बनता है, उद्यमी का मतलब ही है रिस्क लेने वाला, जो रिस्क लेता है। और बहुत मोटिवेशनल पर्सन है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, तो पूरी तरीके से मतलब जितना भी पैसा सारा एलन मस्क का लगा हुआ है, लगभग जो है अभी शेयर मार्केट से इसको हटा करके पूरी तरीके से निजी कंपनी के तौर पे इसको घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे लिखना हो तो एक लाइन पे और लिख सकते हो कि इसकी स्थापना 2006 में हुई थी ट्विटर की। तो 44 बिलियन में खरीदे मुकेश अंबानी नहीं खरीद सकते थे। खरीद सकते थे, क्यों नहीं खरीद सकते थे? अपना इंटरेस्ट होता है, बिजनेसमैन का इंटरेस्ट होता है कि वो किस क्षेत्र में निवेश करना चाहता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट न्यूज़ है इस संगठन से, G20 से। अभी 20-21 जून 2022 को G20 के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन सब की बैठक हुई इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक जगह है योग्याकर्ता, जैसे जकार्ता उसकी राजधानी, वैसे योग्याकर्ता एक जगह है, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी। तो सबसे पहले G20 क्या है बताएं? G20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग का एक मंच है। विश्व के वो देश जिनका जीडीपी का लगभग 85% और उनके वैश्विक बाजार का लगभग 75%
और वैश्विक निवेश का लगभग 80% तथा पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा का जो प्रतिनिधित्व है वो G20 देश करते हैं। विश्व की टोटल जीडीपी का 85% इन देशों का योगदान है। तो एक तरीके से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी का एक मंच बनाया गया G7, वैसे ही डेवलपिंग इकोनॉमी जो है विश्व की, उनका एक मंच बनाया गया है जिसका नाम है G20। इसमें जरूरी नहीं कि सारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, कुछ डेवलप्ड इकोनॉमी भी इसमें सम्मिलित है यूरोप की। तो यदि हम देखें तो अर्जेंटीना है इसमें भारत है कि नहीं है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, ब्राज़ील है, कनाडा है। इसमें यूरोपीय यूनियन है, EU है पूरा का पूरा। EU एक प्रतिनिधित्व रखता है, एक यूनिट रखता है, जबकि EU के अंदर ही बहुत सारे देश हैं। कितने देश हैं? पढ़ाया था ना EU। हाँ, ब्रेग्जिट के बाद जो है जोड़ दें। और फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, मेक्सिको हो गया, रूस हो गया, ठीक है। तो ये सऊदी अरेबिया हो गया आपका, इधर दक्षिण अफ्रीका को भी रखा गया है, दक्षिण कोरिया को भी रखा गया है, टर्की को भी रखा गया है, यूनाइटेड किंगडम भी है और अमेरिका को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, इन दोनों का जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जो है आपका ये बना है G20, ठीक है। तो G20 के बारे में 2-4 बातें लिख लो। कब बना था G20? करंट पढ़ते हो, पढ़ ही तो रहे हो करंट। हाँ, नहीं मिलता है ये सब। तो एक बार G20 बना लो, ठीक है, लिख लो इसके बारे में। देखो 1997 में इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा जो है आर्थिक संकट आया। उसके बाद 1999 में 7 देशों ने जो है मिल करके G20 की स्थापना की थी। 7 देश में कौन था? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, ठीक है, फ्रांस और इटली। इनके विदेश मंत्री आपस में मिले और मिल करके इन्होंने 1999 में एक संगठन का नाम बनाया जिसका नाम था G20, ठीक। और आज वर्तमान में इसके पार्टनर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत भी इसका एकमात्र एक सदस्य बनता जा रहा है, ठीक है। तो लिख लो, G20 समूह की स्थापना 1999 में, G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है, G20 का, और ना ही इसमें कोई एक परमानेंट स्टाफ रखा जाता है, ठीक है। एक फोरम की तरह है ये। G20 एक फोरम है जिस फोरम पे शिखर सम्मेलन होता है तो सारे के सारे जो सदस्य देश हैं वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। जापान के बाद फ्रांस और इटली। वर्तमान में जो अन्य आगे के सदस्य हैं उनके भी नाम लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त वर्तमान में G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, लिख लिए तो वो स्किप कर देना, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम आदि शामिल हैं, इसका उद्देश्य, इस संगठन का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता, इस संगठन का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता,
और सतत आर्थिक समृद्धि हासिल करने हेतु सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना लाइन चेंज करिए, लिखिए हाल ही में 20 से 21 जून 2022 के मध्य G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक योग्याकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई। योग्याकार्ता जगह का नाम है, योग्याकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किए गई। इसमें भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर, क्या नाम है हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी भारत के? हाँ, वेरी गुड, डॉक्टर मनसुख मांडविया। ध्यान रखिएगा, ये याद रहनी चाहिए आपको, बहुत छोटी बात लगती है आपको। अपने घर में एक चार्ट बनाइए, एक ग्राफ बनाइए, उसमें भारत के सभी जो उच्च पद हैं जो संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं, सभी वो पद जो कानून द्वारा स्थापित किए, उन सभी पदों के नाम आपको लिखे होने चाहिए। आप भारत के एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट को पेंसिल से लिखिए उसमें नाम, ताकि चेंज हो जाए तो चेंज कर लो, ठीक है। और आप अपने राज्य के जो प्रमुख हैं, इन 2 लिस्ट को आपको रट के रखना चाहिए, हमेशा अपडेट रहते रहना चाहिए। चेंज हो जाए तो आप 2 चार्ट बना लो, 2 चार्ट में आप पेंसिल से पहले एक जगह पोस्ट लिख लो। पद तो चेंज नहीं होंगे, बस व्यक्ति चेंज होंगे, तो उसको पेंसिल से रखो, रब कर दो, या फिर उससे भी आसान तरीका एक चिट बनाओ, चिपका दो उसके ऊपर। नया है फिर नई चिट लगा दो, नया है उससे नई चिट लगा दो, ठीक है ना। ये काम करना चाहिए आप लोगों को, कर लेंगे। सारे जितने भी पद हैं, सारे पद का मतलब जितने संवैधानिक हैं, फिर आपके जितने भी न्यायपालिका से जुड़े हुए पद हैं, मंत्रालय से जुड़े हुए पद हैं, जितनी कैबिनेट, सब के नाम आपको रटे होने चाहिए। ऐसे ना कोई पूछ ले, बता ना पाए, आपको लग रहा है कि ये बड़ा फैक्चुअल से मतलब नहीं है, ये अवेयरनेस की बात है। आपको पता होना चाहिए कि आपके इस समय भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, कौन एजुकेशन मिनिस्टर है, कौन है इस समय शिक्षा मंत्री कौन है भारत के। कौन? हाँ, सही गेस कर रही हैं आप, सही गेस कर रही हैं, बट वही है कि बाकी सब ब्लैंक चल रहा होगा, ठीक है। तो आपको इतना अवेयरनेस होना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इतना तो कम से कम आइडिया रखो। हाँ सर, इसी मीटिंग में रूस के प्रतिनिधि और यूक्रेन के प्रतिनिधि मिलने वाले थे, मिले हुए नहीं? अभी रसिया यूक्रेन का लंबा चलेगा मामला, इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाला। युद्ध 1 साल में नहीं रुकते हैं, 1-1 साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं, क्योंकि सप्लाई दोनों तरफ को हो रही है, समझ रहे हो ना। ये जब तक पॉलिटिकली अमेरिका की जिम्मेदारी है या नाटो सदस्यों के, वो देश जो है लगातार उसे मदद पहुंचा रहे हैं। अभी जेलेंस्की को अवार्ड दिया गया है, कल परसों ब्रिटेन ने दिया अवार्ड, यूके ने, तो अब प्रोत्साहित कर रहे हैं ना लोग। तो तब तक युद्ध की स्थिति, वो चाहे जितनी बुरी हालत हो जाए, चलती ही रहेगी ये युद्ध। तो घी डालने वाले हैं ना इसमें, मुद्दे को सुलझने ही नहीं देंगे, ठीक है। और यदि उसके मन में जेलेंस्की के अभी भी बैठा हुआ है कि नाटो नहीं छोड़ूंगा, तो रूस बंद नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। तो फिर चलता ही रहेगा युद्ध, इधर से सप्लाई पहुंचती रहेगी, युद्ध चलता ही रहेगा। तो एक प्रक्रिया अभी चल ही रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ, भारत के
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने इस बैठक में टीबी व वन हेल्थ के मुद्दे को प्राथमिकता देने, उन्होंने इस मुद्दे पर टीबी व वन हेल्थ के मुद्दे को प्राथमिकता देने और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि भारत ने 2030 में वैश्विक सतत विकास लक्ष्य और 2025 तक टीबी को पूर्णता से समाप्त करने का संकल्प लिया है। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी आपका कल